वायरसेस में अब हम बात करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस की। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वायरस रेप्लिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वायरसेस प्रोड्यूस न्यू कॉपीज ऑफ themselves inside a host cell. Unlike living cells, viruses are obligate intracellular parasites and lack the machinery for independent reproduction. Therefore, they must affect or infect host cells and hijack their biochemical machinery for replication. वायरस रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें वायरस अपनी न्यू कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है इनसाइड द होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल में क्यों जाता है? क्योंकि ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और इसको कोई और एनवायरनमेंट, कोई और ऑर्गेनिजम्स, कोई और लिविंग सेल चाहिए होता है रेप्लिकेट करने के लिए। बिकॉज़ इसके पास इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन करने के लिए या रेप्लिकेशन करने के लिए वो मटेरियल या वो मशीनरी मौजूद नहीं होती, इसलिए वो जाके होस्ट सेल से वो मशीनरी हाईजैक करता है, जिससे वो अपनी जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। बट ये उस होस्ट सेल को, उस लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है अपनी न्यू कॉपीज़ बनाने के चक्कर में या अपनी जो है वो डेवलपिंग और रेप्लिकेशन के चक्कर में। जनरल स्टेप्स की बात करें फॉर रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले हमारे पास जो है लाइटिक साइकिल होती है। दो इसमें मैकेनिज़्म चलते हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है वो टेम्परेट फेजेस में, यानी कि स्पेशल केस होता है। अदरवाइज़ लाइटिक साइकिल जो है वायरल रेप्लिकेशन में शामिल होती है। The viral replication cycle typically involves 6 sequential steps. अब लाइटिक साइकिल में 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट को हम एडजॉर्प्शन फेज भी बोलते हैं। The virus attached to specific receptor on the surface of the susceptible host cell. This interaction is highly specific, involving viral surface protein like glycoprotein envelop virus and host cell receptors, for example CD4 for HIV. अब एडजॉर्प्शन फेज़ या अटैचमेंट फेज़ में क्या होता है कि वायरस जो है वो अटैच करता है होस्ट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ। ये जो इनका इंट्रैक्शन होता है ये हाईली स्पेसिफिक होता है, जिसमें वायरल सरफेस प्रोटीन जैसा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वेलप्ड वायरस में मौजूद होती है वो, और होस्ट सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं जैसा कि CD4 रिसेप्टर्स HIV में मौजूद होते हैं, ये आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। तो ये इससे एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट फेज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल HIV बाइंड्स टू CD4 रिसेप्टर। HIV एक वायरस है जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ, CD4 रिसेप्टर्स के साथ। एंड अब वो को रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? उनमें CCR5 एंड CXCR4 होते हैं जो कि T हेल्पर सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। T4 फेज बाइंड्स टू इकोलाई सेल वॉल रिसेप्टर्स। जो T4 फेज यानी कि T4 को खाने वाला आप कह लें कि वायरस होता है, डिस्ट्रॉय करने वाला जो वायरस होता है वो ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई की सेल वॉल की रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है। तो ये सबसे पहले इसका अटैचमेंट फेज हो गया। अटैच होने के बाद, वायरस के अटैच होने के बाद, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वायरस की वो अटैच हो गई होस्ट सेल्स के साथ। होस्ट सेल में CD4 रिसेप्टर्स या डिफरेंट जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके अटैच हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गई, यानी कि अटैचमेंट हो गई। नेक्स्ट पेनिट्रेशन होती है, यानी कि उस जेनेटिक मटेरियल की एंट्री होनी है। यानी कि वायरस और इट्स जेनेटिक मटेरियल इंटर्स द होस्ट सेल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है या खुद वायरस भी जब इंटर करते हैं, पेनिट्रेट करना होता है होस्ट सेल में, तो उसमें कुछ मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। सबसे पहले है एंडोसाइटोसिस। जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं ना, उनके लिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस यूज़ होता है पेनिट्रेट करने में। उनके लिए पेनिट्रेशन विया एंडोसाइटोसिस प्रोसेस ईजी होती है। जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं उनके लिए फ्यूजन प्रोसेस, इन्वेलप्ड वायरस फ्यूज विद दी होस्ट मेम्ब्रेन। सबसे पहले इन्वेलप्ड वायरस फ्यूज होते हैं होस्ट मेम्ब्रेन के साथ, फिर इंटर होते हैं। बट एंडोसाइटोसिस यानी कि नॉन इन्वेलप्ड वायरस डायरेक्टली जो है वो उसमें चले जाते हैं। फिर डायरेक्ट इंजेक्शन होती है। एंडोसाइटोसिस एक और प्रोसीजर होता है और डायरेक्ट इंजेक्शन एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट इंजेक्शन किसमें होती है? बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस इंजेक्ट करते हैं DNA
इनटू बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि वो डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल्स में अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन। तो एंडोसाइटोसिस जो कि नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस में कॉमन होता है, फ्यूजन जो कि इन्वेलप्ड वायरस में फ्यूज हो जाते हैं, इन्वेलप्ड वायरस फ्यूज हो जाते हैं होस्ट मेम्ब्रेन के साथ, फिर डायरेक्ट इंजेक्शन यानी कि बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट करते हैं अपने डीएनए को इनटू बैक्टीरियल सेल्स। अब पेनिट्रेशन भी हो गई, पेनिट्रेशन के बाद अब होनी है उस जेनेटिक मटेरियल की या उस कैप्सिड की, वायरल कैप्सिड की अनकोटिंग। थर्ड प्रोसेस है लाइटिक फेज का, लाइटिक साइकिल का। द वायरल कैप्सिड इज रिमूव, अब वो जो प्रोटीन कोट है जिसमें वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है उसने अब होना है रिमूव, एक्सपोजिंग द वायरल जीनोम इनसाइड द होस्ट सेल्स, ताकि वो जीनोम जो मौजूद है होस्ट में न्यूक्लिक एसिड में वो एक्सपोज हो जाए, होस्ट सेल्स में आ जाए। दिस स्टेप्स अलाउज द वायरल जीनोम टू बिकम एक्सेसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, यानी कि आप कह लीजिए कि ये प्रोसेस फर्दर ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करवाता है, इवन के रेप्लिकेशन करवाता है। यानी कि उस जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम तब शुरू होता है जब वायरस अटैच हुआ, अटैच होने के बाद पेनिट्रेट किया उसने, फिर प्रोटीन की वायरल कैप्सिड जो होता है उसकी अनकोटिंग हुई, अनकोटिंग होने के बाद वो होस्ट सेल में जब चला गया तो फिर जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम करता है। तो अनकोटिंग तक ये बात हो गई। फोर्थ स्टेप जो होता है वो है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मीन्स के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी इस फेज में। दिस इज द कोर फेज एंड इट डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायरल जीनोम। ये कोर फेज होता है और यहाँ पे ये फेज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वायरल जीनोम किस टाइप का है। अगर तो वायरल जीनोम डीएनए जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए वायरस है तो क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी, यूजुअली अकर्स इन द न्यूक्लियस। अगर तो डीएनए वायरस हुआ यानी कि ऐसा वायरस जिसके न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एज अ जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो फिर उसकी रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में होगी। बट अगर वो आरएनए वायरस हुआ तो उसकी रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में होगी। होस्ट और वायरल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट्स वायरल डीएनए। अब जो होस्ट होता है या इसको हम कहते हैं वायरल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो रेप्लिकेट किसको करता है, वायरल डीएनए को। वायरल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट करता है, या अगर शॉर्ट में चलेंगे तो वायरल डीएनए को होस्ट खुद जो है वो रेप्लिकेट करता है। आरएनए वायरस की बात करें तो रिक्वायर होस्ट और वायरल आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमें रिक्वायर होता है, हमारे पास होता नहीं है बल्कि रिक्वायर होता है क्योंकि ये होस्ट सेल में प्रेजेंट ही नहीं होता। यहाँ पे डीएनए वायरस देखिए, डीएनए वायरस को वायरल डीएनए जो था उसको रेप्लिकेट करवाया वायरल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने। फिर क्या हुआ, जो होस्ट आरएनए पॉलीमरेज था उसने ट्रांसक्राइब किया वायरल मैसेंजर आरएनए को। फिर इसी ने ही यानी कि होस्ट के पास एक आरएनए पॉलीमरेज था, उसके ज़रिए उसने उस वायरल डीएनए को ट्रांसक्राइब कर दिया इनटू वायरल मैसेंजर आरएनए। अब वायरल मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है इन दी साइटोप्लाज्म। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी साइटोप्लाज्म आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए वायरस में क्या हुआ, डीएनए वायरस जो है उसमें रेप्लिकेशन यूजुअली अकर्स इन दी न्यूक्लियस, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है। जो होस्ट या वायरल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है बेसिकली वो वायरल डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है। फिर होस्ट में कुछ आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होते हैं जो कि वायरल डीएनए को ट्रांसक्राइब्स करवाते हैं, यानी कि आप कह लें कि कन्वर्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है इन दी साइटोप्लाज्म। आरएनए वायरस हमने देखा कि मोस्ट रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अब यहाँ पे आरएनए वायरल आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होस्ट सेल के पास मौजूद नहीं होता बल्कि उसको चाहिए होता है। अब जो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है कैन एक्ट डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए। अब क्योंकि इसके पास होस्ट वायरल डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मौजूद नहीं है तो ये रेप्लिकेट नहीं करवा सकता आरएनए को, वायरल आरएनए को। तो क्या होता है कि इसके पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होते हैं जो कि एक्ट करते हैं डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए। अगर तो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है ना, फिर तो ये है कि आप वो डायरेक्टली खुद को मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करवाएंगे।
बट अगर नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हुए मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव आरएनए। बट अगर नेगेटिवली सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हुए तो सबसे पहले वो खुद को कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसक्राइब करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव आरएनए में, पॉजिटिव सेंस आरएनए में। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होंगे मैसेंजर आरएनए में और फिर जाके अल्टीमेटली वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिट्रोवायरस है HIV, यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू मेक DNA फ्रॉम RNA विच इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट DNA। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है कि यानी कि कोई DNA है उसको कन्वर्ट कर देना RNA में या RNA को DNA में कन्वर्ट कर देना, तो ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई। तो रिट्रोवायरस जो कि HIV में मौजूद होता है या HIV खुद होता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करता है। ये एंजाइम है, इसको यूज़ करता है, जिससे क्या होता है DNA बनता है RNA से, टू मेक DNA फ्रॉम RNA विच इंटीग्रेट्स, फिर वो क्या करता है इंटीग्रेट्स करता है होस्ट DNA में। अब बायोसिंथेसिस के बाद यानी कि रेप्लिकेशन होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद, जो कि डिपेंड करती है कि वायरल जीनोम किस टाइप का है, DNA वायरस है या RNA वायरस है, ये सब प्रोसीजर होने के बाद फिर जो फेज़ आता है लाइटिक साइकिल का, वो आती है असेंबली यानी कि मैचुरेशन फेज़। अब मैचुरेशन फेज़ में या असेंबली में होता क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल जीनोम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर असेंबल्ड इनटू न्यू विरियन, जो कि वायरल पार्टिकल्स होते हैं। नए बनने वाले वायरल जीनोम और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स असेंबल्ड होती हैं न्यू विरियन में यानी कि न्यू वायरल पार्टिकल्स में। कैप्सिड प्रोटीन्स इनक्लोज द वायरल जीनोम। अब वो जो कैप्सिड प्रोटीन होती है उसको फिर इनक्लोज करती है, इनक्लोज कैप्सिड प्रोटीन करती है किसको, वायरल जीनोम को। अब जो इन्वेलप्ड वायरस है उसको इन्वेलप चाहिए होता है फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, तो वो वहाँ से होस्ट सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या गोल्जी से वो इन्वेलप लेती है, वो लिपिड बाइलेयर का इन्वेलप होता है जिससे इन्वेलप्ड वायरस की निशानदेही होती है। तो ये था असेंबल्ड हुआ, असेंबल्ड होने के बाद अब उसने रिलीज़ होना है, एग्रेस होना है। तो न्यू वायरसेस यानी कि न्यू विरियंस जो बने हैं उनको फिर प्रोटीन कोट में कवर किया गया है। जो इन्वेलप्ड थे उनमें इन्वेलप लिपिड बाइलेयर का वो इन्वेलप भी उसके साथ भी कवर किया गया है। अब वो मुकम्मल तैयार हो चुका है वायरस, अब उसने होना है रिलीज। तो न्यू वायरस एग्जिट द होस्ट सेल टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। अब न्यू वायरस वहाँ से एग्जिट करता है ताकि उस वहाँ से एग्जिट करके और जगह पे जाए और वहाँ पे क्या करे, इन्फेक्शन कॉज करे, बाकी सेल्स में जाके उनको इन्फेक्ट करे। अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक लाइसिस होता है और एक बडिंग होता है। लाइसिस में क्या होता है कि होस्ट सेल बर्स्ट कर जाता है, होस्ट सेल ही फट जाता है। ये नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस में कॉमन होता है। बट जो बडिंग प्रोसेस होता है वो इन्वेलप्ड वायरस में होता है। इन्वेलप्ड वायरस लीव द सेल बाय बडिंग थ्रू होस्ट मेम्ब्रेन एक्वायरिंग अ लिपिड इन्वेलप। अब जो बडिंग का प्रोसेस होता है वो इन्वेलप्ड वायरस में होता है। इन्वेलप्ड वायरस जो है वो सेल को, उस होस्ट सेल को जहाँ पे उसने ग्रो पाई उसको छोड़ता है कैसे, बडिंग प्रोसेस के थ्रू। होस्ट मेम्ब्रेन से वो एक लिपिड इन्वेलप, क्योंकि होस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बनी होती है, तो वहाँ से एक लिपिड इन्वेलप को एक्वायर करता है जिसके ज़रिए वो उसको अपने साथ लेता हुआ बडिंग प्रोसेस के ज़रिए बाहर आ जाता है, रिलीज़ हो जाता है। यहाँ तक तो थी लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में अटैचमेंट फेज़ होता था, उसमें पेनिट्रेशन फेज़ यानी कि एंट्री हुई। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस था अनकोटिंग का, कि प्रोटीन कोटिंग हटी, वो वायरल जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट सेल में गया, फिर उसने आगे अलाउ किया ट्रांसक्रिप्शन को, रेप्लिकेशन को, ट्रांसलेशन को। तो अब उसने अलाउ करने के बाद बायोसिंथेसिस फेज़ आया जिसमें ये सारे प्रोसेस हुए, जिसमें DNA वायरस, RNA वायरस अपना अपना जैसे भी उनकी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है वो हुई। फिफ्थ फेज़ असेंबली आई। असेंबली में मैचुरेशन फेज़ इसको बोलते हैं, जिसमें जो है वो न्यू वायरल जीनोम्स बने, प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनी जो कि असेंबल्स हुई न्यू वायरल पार्टिकल्स में। वो फिर उन न्यू विरियंस को कैप्सिड प्रोटीन में इनक्लोज किया गया। फिर उनको जो इन्वेलप्ड वायरस थे उनको इन्वेलप लिपिड बाइलेयर के इन्वेलप से इनक्लोज किया गया जो कि हमें होस्ट सेल मेम्ब्रेन से मिली। अब मुकम्मल तैयारी के बाद फिर उसका रिलीज फेज़ आया, एग्रेस फेज़ आया, जिसमें न्यू वायरस होस्ट सेल से एग्जिस्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लाइसिस और बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट आ जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल स्पेशल केस है इन टेम्परेट फेजेस, सम बैक्टीरियोफेज फॉर एग्जांपल gamma phages can integrate their DNA into host genome and stay dormant, or prophage under stress the prophage can reactivate and enter the lytic cycle.
यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल एक स्पेशल केस है जो कि टेम्परेट फेजेस को बोला जाता है। कुछ बैक्टीरियोफेज जिसमें गैमा फेजेस बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं अपने डीएनए को इनटू होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट करने के बाद वो वहाँ पे जो डीएनए है वहाँ पे वो डोरमेंट हो जाता है, वहाँ पे वो एक किस्म का स्टोर हो जाता है, वो एक प्रोफेज फेज या प्रोफेज स्टेट आ गई। जब भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में वो प्रोफेज जो है वो रीएक्टिवेट होता है और फिर वो लाइटिक साइकिल में इंटर होता है। देन वो जो डीएनए होता है उसका सारा वो प्रोसीजर होता है, वो उस होस्ट जीनोम से बाहर आता है। होस्ट जीनोम से बाहर आने के बाद उसकी भी बायोजेनेसिस यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। तो ये सारा लाइसोजेनिक फेज में होता है। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वायरल रेप्लिकेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं वायरल रेप्लिकेशन को? टाइप्स ऑफ वायरल जीनोम वायरल रेप्लिकेशन को अफेक्ट कर सकती हैं वायरल जीनोम की टाइप्स, यानी कि वो डीएनए है या आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। प्रेजेंस ऑफ वायरल एंजाइम्स, अगर वायरल एंजाइम्स मौजूद हैं जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैन अफेक्ट वायरल रेप्लिकेशन। होस्ट सेल मशीनरी and susceptibility can affect viral replication. Immune response and antiviral drugs also affect viral replication. ये डायग्रामेटिकली शो किया गया है लाइटिक साइकिल को। ये वायरल रेप्लिकेशन है। सबसे पहले ये अटैचमेंट फेज है। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया है और ये इसकी थिक कलर की ब्लैक कलर में मैंने बैक्टीरियल सेल वॉल बनाई हुई है। यहाँ पे आके जो वायरस है वो अटैच हुआ। अब अटैच होने के बाद ये एड्जॉर्प्शन फेज थी। उसके स्पाइक्स यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स बाइंड हुए होस्ट के साथ। अब होस्ट CD4 या इकोलाई कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर वहाँ पे जाके बाइंड हुए। बाइंड होने के बाद अब उन्होंने पेनिट्रेट करना है यानी कि एंट्री करनी है उन ग्लाइकोप्रोटीन ने। अब वो इंटर हुए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स तक पहुँचे। अब वहाँ पे जाके बायोसिंथेसिस हुई। पेनिट्रेशन के बाद अब उसकी अनकोटिंग हुई। पेनिट्रेशन होने के बाद अनकोटिंग हुई, यानी कि ये जो कैप्सिड था आपको रेड कलर में और ब्लू साइडों पे प्रोटीन कोट था, उसको वो रिमूव हुआ और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो जो है वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया, यानी कि उस होस्ट के अंदर आ गया, उसके साइटोप्लाज्म में आ गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, बायोसिंथेसिस हुई, यानी कि रेप्लिकेशन हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हुई। उसके बाद असेंबल हुआ, यानी कि दोबारा से उसने मेच्योर होना था। जो नया वायरल जीनोम बने या नया स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनी वो कन्वर्ट हुई या उनकी असेंबल हुई किसमें, विरियन में, न्यू पार्टिकल्स में। दोबारा से असेंबल्ड में उनको जो है उन विरियंस को प्रोटीन कोट मिला, यानी कि उनको इनक्लोज कर दिया गया कैप्सिड में। दोबारा से जो इन्वेलप्ड वायरसेस थे उनको इन्वेलप प्रोवाइड किया गया। असेंबल्ड प्रॉपरली करने के बाद फिर अब उनको रिलीज़ किया जाता है ताकि वो बाकी सेल्स पे जाके इन्फेक्शन या इन्फेक्ट कर सकें उन सेल्स को। अब वो दो प्रोसेस से हुआ, लाइसिस और बडिंग प्रोसेस से हुआ।